नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे चिराग किताब में से ली गई श्रमिका के बारे में। उसमें मजदूर, बेरोजगार, किसान तीनों की बात चल रही है। साथ ही साथ राजनीति की भी बात आ रही है। पिछली कड़ी में मेरे दिमाग में 3 प्रश्न आए थे, हो सकता है शायद आपके दिमाग में भी आए हों। उन्हीं प्रश्नों का हल करने के लिए आज हम फिर बात करेंगे यशपाल शर्मा जी से। मैं आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आपकी किताब चिराग में श्रमिका के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें जी। आपने रोजगार, बेरोजगार और किसान तीनों को लेकर आ रहे थे। जी हाँ। आपने पिछली कड़ी में कहा कि सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर रही है, उनकी फसल के लिए मदद कर रही है। एक बात, मेरा परिवार भी किसान से ही है, मैं भी किसान की ही बेटी हूँ। जहाँ तक पिछले कुछ महीनों के अंदर मैंने देखा, हमारे परिवार, मैं अपना ही परिवार लेती हूँ या फिर आस पड़ोस की बात करती हूँ। मैं भी किसान का बेटा हूँ। जी जी। फसलों के लिए भले ही सरकार मदद कर रही है, लेकिन जहाँ फसल और जहाँ राशन, जहाँ डिपो की बात की जाए, मेन बात मैं यहाँ पे डिपो की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखा जाए हमारे घर में या किसी परिवार के घर में एक महिला है, वो विधवा है और वो उस घर को छोड़कर तो अपने ही परिवार में आती है। लेकिन कहा जाता है कि तुम्हें अगर ये राशन चाहिए, ये फसल के लिए बीज चाहिए, ये खाद्यान्न चाहिए, तुम्हारा ये होना चाहिए। एग्जाम्पल आधार कार्ड, कुछ ऐसी और चीजें हैं जो वो भी होनी चाहिए। मान लिया वो नहीं है, ना तो वो उधर की है ना तो वो इधर की है। सरकार उनको पेंशन देने के लिए राजी है, लेकिन 3 महीने वो पेंशन आती है, लेकिन 1 साल के बाद वो पेंशन आना बंद कर देते हैं। आपने बीच में एक पेंशन की बात की थी। और वो खाद्यान्न जो उनको मिलने चाहिए, जो फसल, वो औरत अकेली वो फसल उगाना चाहती है। उसका ना बेटा है, ना बेटी है, ना पति है, लेकिन वो मायके में रह रही है। मायके वालों की तरफ से भी उनको एक राशन का कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। सरकार वहां पर उस महिला की, एक ही महिला की बात नहीं कर रही, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको वो चीज नहीं प्राप्त हो रही है। कहते आप ये लेके आओ, आप राशन कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ, वो पति का वो जो एक डेथ सर्टिफिकेट है वो लेके आओ, या कुछ भी ऐसे कोई रूल उन महिलाओं के ऊपर बांध देते हैं जो वो बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। मान लिया एजेड है, 50 के ऊपर है, वो जॉब भी नहीं कर सकती, उसका शरीर उसके साथ नहीं देता है, वो एक हॉस्पिटल नहीं जा सकती है, कुछ काम नहीं कर सकती, उसको सरकार क्या मदद कर रही है? कहाँ जैसे वो सरकार उसके साथ चल रही है, कहीं भी नहीं। परिवार उसका साथ देना छोड़ देता है कि सरकार तुम्हारी मदद नहीं कर रही, मैं तुम्हारे साथ क्या मदद करूं? क्या कहेंगे आप यहाँ पर? सवाल आपका बहुत उलझा हुआ है जी और ये समय अनुकूल भी है। जी जिस गांव में जा अपने मायके बुआई है, जी लाचार है, निराशत है एक तरह से, वो जी उसका सहारा सिर्फ उसका माँ बाप ही समय है और कोई नहीं है। गांव में सरपंच होता है, पंच होता है, जी और आजकल सरकारों ने गांव में उनके भी वार्ड बना दिए हैं। तो वार्ड में, हर वार्ड में एक मेंबर चुना जाता है जी, और हर वार्ड वाले जो मेंबर जो खड़ा है, आजकल पार्टियों के नाम पे चलते हैं जी ये इस जरूर। पार्टी से है, वो उस पार्टी से है, तो घर घर वोट मांगने जाते हैं। जी, वो तो अक्सर होता है। वोट मांगने से पहले, वोट मांगने से पहले महीना 2 महीने पहले वो सारा कुछ शुरू हो जाता है, सिलसिला शुरू हो जाता है कि ये मेंबर बनने, जैसे ये मेंबर खड़ा हो रहा है इसकी तरफ से, वो सरपंच खड़ा हो रहा है उस पार्टी की तरफ से। तो सबसे जो अच्छा हाल है वो ये है कि वो अपनी गली के, अपने भाई, अपना बंधु, अपना माँ या किसी को लेके, वो जो बनने वाले वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं सरपंच के रूप में, पंच के रूप में, उनके पास जाए कि ये मेरी एक समस्या है, या मेरा राशन वहाँ का है
यहाँ का नहीं अभी तक है, तो आप मेरी मदद करिए कि जगह तो मैंने रहना ही यहीं पे है, तो आप मेरी मदद करिए। मैंने कई केस ऐसे देखे हैं जी कि जिनके ऐसे मसले काफ़ी ज़्यादा हल हुए हैं जी। वो जो राशन कार्ड बनाने वाला है वो भी उस गांव का सास वाला होगा, तो राशन कार्ड जो बनते हैं वो जाके उसकी मदद कर सकते हैं। रही बात कि उसे काम भी नहीं कर सकती जी, वो जैसा काम कर सकती है। आजकल सरकार ने 160 दिन की स्त्री और पुरुषों के लिए स्कीम चलाई है जी, तो आजकल एक एक वोट की कीमत है, बिल्कुल है। और जो 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 काम देना है जी वो भी उनके माध्यम से ही मिलना है। जो पंच सरपंच मंडल उन्होंने ही नाम देने हैं जी कि इसे काम की ज़रूरत है, जिसकी ज़मीन इतनी है या जो जिसका अच्छा कोई दुकान है, जो व्यापार और को काम है जी उसके और जी सहारा है, जी जी। तो वो काम ले सकती है उससे, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब वो बात कहीं ना कहीं रूल आ जाते हैं सरकार के, यद्यपि रूल आ जाते हैं। आजकल सरकार ने ये सब जो आधार कार्ड बनाना या राशन कार्ड बनाना जी ये इतना आजकल कठिन नहीं रहा जितना पहले हमें लगता था। पहले जी। लोग हमें टरकाते थे, उस समय अधिकारी सरकारी कर्मचारी लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। अब उन्हें पता है कि मेरी शिकायत कहाँ होने वाली है, और जब हो जाएगी तो मैं नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। आजकल है वो कुछ ना कुछ अभी भी है, जी अभी भी चलता है, अभी भी चल रहा है, थोड़ा बहुत क्योंकि चलता है। देखा जाए हाँ, एक दिन गए, हाँ, 2 दिन गए, हाँ, अगले हफ्ते गए, उससे अगले हफ्ते गए, हाँ, मतलब दिन प्रतिदिन उनको आगे की तरफ धकेला जा रहा है, हाँ, तारीख दी जाती तारीख है। दी जा रही है, हाँ। लेकिन फिर भी वो काम नहीं हो रहा है। हट फिर के वो महिला हार जाती है। ऐसा है कि आजकल सरकार गांव-गांव में जी वोट बनाने के लिए, जो वहाँ की वोटर है या उसका नहीं है, वोट बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को भेजा जाता है, घर घर में भेजा जाता है, जी और उनसे रिटर्न लिया जाता है कि मैंने कोई ऐसा स्त्री पुरुष नहीं छोड़ा है जो 18 साल का है, जी सबके वोट बन के हैं, और जिनको वोट चाहिए वो तो साथ होकर वोट बनवाएंगे ही। वो एक वोट से कोई हारता है, वो एक वोट से जीतता मुझे है। तो नहीं लगता कि यहाँ पे वोट में कोई फायदा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक हाँ, वोट देने का फायदा कहाँ है? हमें क्या पता कौन जीता कौन हारा। मैंने जिसको वोट दिया वो तो हार गया, वो तो फिर कहेगा तुमने तो हमारे लिए वोट ही नहीं दिया, मैं तो तुम्हारा काम ही नहीं करूंगा। देखो बात फिर विश्वास की आती है गाड़ी विश्वास के ऊपर चलती जी है। और जितना मैं एक बात से आपसे सहमत हूँ मैं, कि गांव में आजकल राजनीति ज़्यादा हो गई है। बहुत। ये ठीक है, वो लेडी जो समस्याओं में घिरी हुई है, जी उसने वोट उसको दिया होगा, जरूर जब वो दिया है। वो हार जाता है हैं, तो वो कहता तुमने वोट नहीं दिया। तो आजकल ये भी एक विश्वास है, विश्वास के साथ ही सब चलता है, जी और इस विश्वास के साथ कि मेरा काम होगा, तो जब वो 2-4 आदमी अपने माँ बाप जाओ और जो मोहतबर उस गाँव के हैं लेके जाएगी, तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई इंसान नहीं है। अगर दूर पार का कोई एमएलए है या एमपी है, वो तो ना सुने तो बात दूसरी है। जैसे रोज़ उसके जाकर के गली में मत्थे लगना है, वो कैसे कितने दिन भागेगा उससे, अगर उसका काम करवाएगा, जी जी उसे राशन दिलवाएगा, जी। और 160 दिन का जो काम है वो भी उससे मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और पेंशन पेंशन आती है। मेरे काम वाली है जो मेरा पठानकोट वाला मकान देखती है, तो विधवा औरत है, जी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, तो उसकी पेंशन अगर महीने में नहीं आती तो दूसरे नहीं है तो तीसरे महीने सारी वो उसके पेमेंट और हो जिसकी जाती है। 6-6 महीने नहीं आते उसके बारे में क्या कहेंगे? खैर ये तो प्रांतीय सरकारों को चाहिए। मैं सरकार की ही बात कर रही हूँ। हाँ नहीं ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि प्रांतीय सरकारें अपने जो एमएलए हैं जी उनको वेतन बाद में दे, उनका रिलीज़ करे पहले। जो बेचारे थोड़ी पेंशन लेने वाले हैं, जो बूढ़े बैठे हैं, जी जो जी विधवा बैठी है, जो जी उसके बच्चे बैठे हैं स्कूल जाने जी के लिए, कपड़े नहीं हैं या ज़रूरतमंद चीज़ें नहीं हैं, पहले उन विधवाओं की उनकी मदद करें। जो बुढ़ापा पेंशन है, पहले उनकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ करे। जो एमएलए हैं उनकी रिलीज़ पहले ना करे। क्योंकि आपने कहा कि किसी का बेटा यूके जाता है या कहीं बाहर जाता है, हाँ, वो वहां जाकर कमा के पैसे नहीं देता है। हाँ,
और उस महिला का पति भी नहीं है, हाँ, वो तो एक पेंशन के आधार पर जी रही है कि हाँ, मेरे को हर महीने के महीने मेरे को आएगा। हाँ, लेकिन वो हर महीने के महीने आने के बजाय 1-1 साल 6-6 मास बीत जाते हैं। हाँ, मैंने ये प्रश्न इसलिए किया हाँ, क्योंकि एक महिलाओं की बात आ रही है, हाँ। तो मजदूरी के साथ साथ महिला भी काम करती है। महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं, जी वो अपने घर का भी काम निपटाती हैं जी और दूसरे के घर का भी वो बर्तन चौके का काम देखती हैं, जी ठीक है, अपने बच्चों का भी देखती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो दूसरे घर के बच्चों को भी देखती है, वहाँ भी वो टाइम देती हैं। जी सो गांवों में काम मिलता है, चाहे खेती बाड़ी के काम में अक्सर काम मिल जाता है। तो अगर मेहनत करने वाला आदमी हो, स्त्री मेहनत करने वाली हो, पुरुष मेहनत करने वाला हो, जरूर। तो काम मिल जाता है। ऐसी कोई बात नहीं, जी जी मिलता है। हाँ, आखिरकार बात विश्वास पर ही आती है। विश्वास पे आ जाती है। जरूर। आपकी कुछ पंक्तियां हैं। संतोष भाग्य का मान आश्रय करके भगवान तो विश्वास, फिर से हाँ, विश्वास आता है। हाँ, मार्ग एक राजा रंग का, ना कुछ लाया ना जाना साथ, देखी गजीब फकीरी तेरी, देखा तेरा ब्रह्म ज्ञान, जैसे बोया वैसा फल, चाखे तू कर्म अपना पहचान, तेरे हाथों श्रम के केवल, सुंदर नव्या बना संसार, तू सुखद जीवन आधार, दरिद्र नारायण तू अवतार। शमक रक्त हिस्से पीकर शोषक सोना जाता है, सुख स्पर्श नदियां रानी क्षणिक रूप में पाता है, नंगा भूखा सड़कों पर जब श्रम पुजारी सोता है, निंदिया रानी की गोद में स्वर्ग सुख उसे होता है। अंत की ये लाइन है, स्वर्ग सुख उसे होता है। कहाँ मिलता है स्वर्ग? क्या कहना चाहेंगे आप इस स्वर्ग के बारे में? स्वर्ग क्या है? जिस घर में, अगर अपने ही घर में हर सुख सुविधा हो, वही स्वर्ग है। अगर घर में सुख शांति लानी है तो पहले अपने घर का जो वातावरण है मधुर, विश्वसनीय, सहयोगी बनाना होगा। तो मजदूरों के घर उतने उन लोगों के सपने बड़े कम होते हैं जी, थोड़े होते हैं जी। जिसके जितने बड़े सपने हैं, जितनी ज़्यादा आशाएं हैं, वो उतना ही निराश है। सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन सपने देखना तो अच्छी बात है ना। हाँ। वो तो पूरे हो ही जाते हैं कभी कभी, तो क्या वहाँ पे स्वर्ग नहीं मिलेगा? क्योंकि जहाँ तक बड़े लोगों की बात करें, आप मेरे प्रश्नों को उल्टा ना लीजिए। मैं एक ऐसी बात कर रही हूँ क्योंकि किसान की बात कर रही हूँ, मैं भी किसान की ही बेटी हूँ। सपने देखना बुरी बात नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं बात कर रहा था एक राजनीतिक भारत की एक पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ जी। कि वो एक किसान की बेटी थी। सपने देखना बुरी बात नहीं है जी, किंतु सपने को पूरा होने के लिए कितना कुछ किया जाना है, जी। बात वो देखने की है। जी। है? तो वो लेडी बात कर रही थी, वो कहती कि मैंने जीवन में, मैं एक मजदूर की बेटी थी, एक किसान की बेटी थी, छोटे से किसान की। जी। तो मैंने कभी सपना देखा था, मैंने पढ़ते हुए, कि क्या मैं कभी राजनीति में आकर के कभी मैं बड़ी लीडर बनूंगी। जी। हैं? कहता ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ती गई, मेहनत करती गई, पार्टी मुझे आगे बढ़ती, कहती आज मैं केंद्रीय मंत्री हूँ मैं। तो सपने देखना बुरी बात नहीं है। तो सपनों के लिए रात दिन एक करना पड़ता है, लगन से करना पड़ता है। हाँ। जी। तो जिस पार्टी में वो कोई काम करता है वहाँ विश्वास तो करना पड़ेगा। जी। और आजकल के टाइम पे जो राजनीतिक पार्टी हैं वो भी देखती हैं कि कौन चलता पुर्जा है, कौन आगे हमें इतनी सीटें जिता करके ला सकता है, कौन लगन से काम करने वाला है। पार्टी उसको आगे उसे टिकट देती है। सपने देखे किंतु सपने के लिए काम भी तो करे। मुंगेरी लाल के सपने देखने से थोड़ा होगा कि सपने बिस्तर पे ही ऊपर देखते रहे हैं। मेड़ के ऊपर बैठे हुए एक किसान का सपने देखेगा, काम नहीं करेगा तो बात कैसे बनेगी, सपने कैसे पूरे होंगे। आज वैसे भी जो सपने हैं वो लोग बड़े बड़े देखने लगे हैं और जितने को ज़्यादा सपने देखता है उतना वो तंग भी होता है। जी, सुख शांति प्राप्त नहीं होती। अपनी चादर उतनी पसारनी चाहिए जितनी चादर में पैर आगे ढके जाएं। अगर उससे ज़्यादा हम पसारेंगे तो पैर नंगे होंगे, हमें तकलीफ होगी। जी 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 जी। आगे आपने कहा है
ईंट पत्थर सिर पर ढोकर कुतुब मीनार तैयार किए, इंदर के मनमोहक महल से ताजमहल तैयार किए, गगनचुंबी इमारतों का सहस लगन किया निर्माण, युगों युगों नई रचना करने वाला तू दुर्लभ इंसान, पत्थर तराश हथौड़ी छेनी से भव्य मूर्ति करे निर्माण, मंदिर मस्जिद तू बनाए पत्थर से करे देव निर्माण, धर्मस्थल के देव मूर्ति होता नतमस्तक है इंसान, मनोवांछित वस्तु मांगता जर जोर से भाव मान भगवान, भूखा नंगा जीवन निराशा रोग पीड़ित श्रम भगवान, की है जिसने सारी रचना भूले उसे धनी इंसान, करामत की जिसने सारी ध्यान न आया श्रम भगवान, जग भूले कि कोई न पीड़ा श्रमिक को भूल तू इंसान, जब तक श्रमिक की सत्ता है जगत नित्य होगा निर्माण, नहीं तो आदि काल ही होती धरा जंगल वीरान, समर्थ देव तू भूतल पर नई रचना का आधार, दरिंद्र नारायण तू है भू पर वीर पुरुष तू चिराग। फैक्ट्रियों की बात करते हैं, फैक्ट्रियों की बात करते हैं तो वो जो फैक्ट्री मालिक है मजदूर उसकी आस है, और ये कुबेर है, इसके हाथ में मजदूर के हाथ में कुबेर है, वो कुबेर जो है गटक भरा हुआ तिजोरी भरी हुई, बार तो कौन रहा है, मजदूर भर रहा है जी, और उसका एंजॉय कौन कर रहा है, वो मालिक कर रहा है। वो इतना उसको वेतन देकर के राजी नहीं है कि वो ऐसा अपना जीवन स्तर बनाए कि ढंग से वो जीवन अपना गुजार सके। और एक चीज़ और, मजदूर किसान खेत मजदूर जी, जब सारे दिन में काम करता है, मैंने अक्सर देखा है जी, मैं भी किसान के बेटा हूँ, जब हम खेतों में काम करते थे तो हमारे लिए कोई सराहना नहीं होता था, फसल की कटाई करते हुए और काम करते हुए मेंढ ही हमारा सराहना होता था। खाना खाया या पानी पिया, दोपहर का खाना खाया, आज घर में नहीं जाना है जी, काम निपटा के जाना है, तो वहीं आदमी इतने आराम से सो जाता है, इतनी अच्छी नींद आ जाती थी जी, और फिर हमें जगाया जाता था, उठो भाई टाइम हो गया, अब कटाई करनी है, ये काम करना है, वो करना है। और जिनके पास ज़्यादा पैसा है उन्हें रोग क्या है, नींद नहीं आ रही, फिर वो शराब पीने लगता है, शराब से नींद आई, कितने दिन शराब से चलेगा, फिर अनेक बीमारियों का शिकार होता है वो। फिर डॉक्टर कहते हैं कि धुली मुंगी की दाल खानी है जी, शुगर हो गई है तो खांड नहीं खानी है, जलेबी नहीं खानी है, मीठा नहीं खाना है। उससे तो अच्छा मजदूर है, वो बेशक गुड़ खा रहा है किंतु नींद तो सही आ रही है उससे। जी, जी, वो चिंता उतने जितने घंटे वो सोता है आराम करता है उतनी देर तो स्वर्ग में ही है। मतलब नींद से बढ़कर के कोई फर्क नहीं, कोई चीज़ नहीं। जब आदमी सारी चिंताएं भूलता है, वो सारी चिंताओं की जो जड़ है वो क्या है कि जो उनका हक मार मार करके जो अपनी तिजोरी भर रहा है वो उसे सोने नहीं दे रहा। किसी का मारा हुआ हक, किसी मजदूर से किया हुआ छल वो उसकी नसों में है, वो उसके पीठ कर रहा है। अगर वो उनकी पूरी बराबर बांट करे और जितना उसका हक बनता है वो रखे, मजदूरों में समानता से उनको बांटे, मैं देखता हूँ कि उसे नींद कैसे नहीं आती। ईमानदारी का कमाया नींद आएगी उसे, धन भी हाँ सफलता की ओर लेके जाता है, सफलता की ओर लेके जाता है। जी, जी। मजदूर का किसी का हक मार करके हम देख रहे हैं, हमारी अंतरात्मा कहती है ये तूने ठीक नहीं किया। जी जरूर। आपने यहाँ पे कहा जर जोरू मान भगवान, भूखा नंगा जीवन निराश, रोग पीड़ित श्रम भगवान, की है जिसने सारी रचना भूला उसे धनी इंसान। मजदूर या मूर्तिकार, मूर्ति को तराशने वाला, वो कितने जत्न के साथ कृष्ण बनाता है। जी, भगवान शंकर की मूर्ति बनाता है, दूसरी राम की या जो भी दूसरे देवता हैं, बुद्ध की मूर्ति बनाता है, कितने महीने लगाता है वो। और लगाने के बाद जितनी एक सेठ आकर के इस विश्वास के साथ ले जाता है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, आधे रखो, इतने पैसे मैं दोबारा दूंगा, वो नहीं देता तो वो क्या करेगा। वो ही मूर्ति को उठा करके मंदिर में रखा जाता है और वही सेठ वहाँ जाता है, माथा टेकता है। उन्हें कपड़े पहनाए गए हैं अच्छे अच्छे पत्थरों को, जो उस मजदूर ने बनाया है जी। उस मूर्ति को मजदूर ने बनाया है
और वो नंगा है और जो उसकी बनाई हुई पत्थर उसको कीमती वस्त्र पहनाएगी। तो मुझे डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की फिर वो पंक्तियाँ याद आई जी कि भगवान ने ऊपर से पत्थर फेंके, आप पत्थरों की पूजा करिए, कोई देवता जहाँ आने वाला नहीं है। जी जी। सो हम पत्थरों को अहमियत दे रहे हैं, इंसान को नहीं दे रहे हैं। मैं कई बार सोचता हूँ अगर इंसान की पूजा शुरू हुई होती तो आज धरती का जो नक्शा है कुछ और का और होता। हम पत्थरों से भगवान देख रहे हैं, हम मस्जिदों से भगवान देख रहे हैं, और कर्म क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? हम इंसान को ही भूल बैठा, इंसानियों ही को ही हम भूल बैठे। एक आदमी भगवान शंकर के मंदिर में जाता है जी, और रोज जाता है और एक किलो दूध रोज चढ़ाता है वहाँ पे। एक साथ में देखे कि मेरी गली में कितने गरीब हैं, कितने गरीब के बच्चे हैं जिन्होंने कभी दूध का मुंह नहीं देखा, उनको चाय मिल रही है। इन बच्चों को तो दूध चाहिए, इनके हड्डियाँ सब कुछ बढ़ना है, कल भारत का निर्माण उन लोगों ने करना है, यही कुछ बढ़ना है। तो वो वहाँ चढ़ाने के बजाय अगर उनको उनकी ओर देखे, जो पड़ोस में जो उसके कोठी के 7 बच्चे हैं, वो देखे कि उन्होंने बेचारे ने कभी दूध पिया, उनको तो चाय मिल रही है। वो 6 और गरीबों के बच्चे भी ज़्यादा होते हैं जी 5-5 6-6 बच्चे होते हैं उनके, जी। और उनको 10 रुपये का दूध, मैं कभी अपने दोस्त के पास जाता हूँ डेयरी पे, तो मैं देखता हूँ कि कितने का दूध, 10 रुपये का दूध लेकर के बच्ची जा रही है। 6-7 घर के मेंबर हैं। वो दूध में सिर्फ वो स्वाद किसका है, एक चीनी का स्वाद है, दूध कहाँ है बीच में, दूध तो है ही नहीं। वो क्या बनेंगे बेचारे। ये एक समाज का एक सिस्टम, जो सिस्टम है यहाँ का, वो बिगड़ा हुआ है। समाज ने जो सिस्टम को, हमारे जो मंत्री संतरी हैं, सरकारें हैं, इन्होंने सिस्टम को बिगाड़ा है। मैं विदेश में जाता हूँ, यूके में जाता हूँ, मैं देखता हूँ मुझे कोई गरीब नहीं मिला वहाँ पे, कोई भूखा नंगा नहीं मिला वहाँ पे जी। कोई मांगने वाला नहीं मिला। मांगने वाले, मैंने यूके में 2 बार गया हूँ, तो 5 या 6 महीने के मैं रहा 2 बार जाके वहाँ। जो मांगने वाले हैं उनका सिस्टम क्या है मैं बताता हूँ आपको मैं, कि चादर बिछी है और वो गिटार बजा रहा है जी, गा रहा है, किसी की मर्जी है वहाँ पैसा रखे या ना रखे, वो टैलेंट के पैसे ले रहा है। ये उनके मांगने का ढंग नहीं है, मांग नहीं रहे हैं। वहाँ पे कोई आदमी भूखा नंगा नहीं है, हर एक के पास काम है। किसी का अगर मकान नहीं बनता तो जाओ भाई, वो उनको हट बनाए हैं, वहाँ रह सकता है आदमी। ये वहाँ का सिस्टम है। वहाँ का एक आर्थिक सिस्टम बनाया है उन्होंने कि जिस आदमी की सैलरी, मानिए आप वहाँ पे रहती हैं और आपकी जो कमाई है वो जितना एक मिनिमम होनी चाहिए, उससे जब साल का उसका डाटा बनाते हैं तो मानिए वो उसका देख रहा है कि 60,000 इनकम आपकी कम है जी। तो वो क्या करते हैं, वो सरकारें क्या करती हैं वहाँ पे, हर महीने जी 5,000 रुपया आपके खाते में आता है वहाँ पे। सरकार कहती है कि उसे इतना कुछ चाहिए, इसके परिवार के इतने मेंबर हैं, इन्हें दूध भी चाहिए, इन्हें फ्रूट चाहिए, इन्हें इतना कपड़ा चाहिए, इतनी फैसिलिटी ये चाहिए। वो वहाँ की सरकारों ने ये किया है। पर मंथ उसको 5,000 भेजेंगे, जितनी मिनिमम इनकम से कम है हर महीने, तो उसे पता है मेरा इतना आ जाना है, सीधा आता है उसके अकाउंट में आता है। वहाँ पे कोई कैंची नहीं है, वहाँ भी कोई बिचौला नहीं है जी, कोई खाने वाला दलाल नहीं है वहाँ पे। ये तो अक्सर भारत में पाया जाता है। ये वहाँ का सिस्टम है। ये यहाँ की सिस्टम में ऐसा पाया जाता है। आपका कहने का मतलब ये यहाँ पे हुआ क्या है, यही तो हुआ है यहाँ। जी, ये गरीब जो आज इतने गरीब हैं, ये क्यों है, ये सिस्टम की मार है। उन लोगों को देखो, उनको यहाँ कोई बैंक ही पसंद नहीं आया, सिविलियन जाते रहे। जी उसमें कौन है उसमें, ये मैं नहीं कहना चाहता कि उसमें कौन है, आखिर कोई तो है, इस देश का कोई तो गया वहाँ पे। जी, हमें से थे वो सारे, वो जो जितना जहाँ का धन था उन्होंने उसको छुपाने के लिए, टैक्स बचाने के लिए जगह सिविलियन बैंक में उन्होंने सारा कुछ डाल दिया। अगर वो पैसा जहाँ रहता तो देश आज़ाद होता। जी।
आजकल सरकारें लोगों को कह रही हैं कि जाओ बैंक वहाँ से जो कर्ज लो, बीच में किसी की श्योरिटी नहीं है, आप अपना कारोबार करिए। सबको नौकरी देना सबब नहीं है जी। अपना कारोबार करिए जी। तो आस्ते आस्ते जो भी छोटी छोटी किस्तें हैं जो बैंक बनाता है साथ में देते जाइए। डेयरी वाला भी डेयरी कर सकता है, जरूर। व्यापार कोई किसी की दुकान है, माल कम है, उसे कर्ज सरकार देती है। अगर वो कर्ज लेकर के शराब पीता है, जुआ खेलता है, या अपनी बेटी की शादी कर देता है, तो उनका क्या कसूर है बेचारे का? बैंक वालों का क्या कसूर है? सरकार का क्या कसूर है? कहीं ना कहीं तो वो लोग भी तो दोषी हैं। जरा सरकार को हम कहते रहते हैं, जरूर जरूर जरूर। सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि इनका जीवन स्तर सही हो, हम लोन दे रहे हैं, सस्ते में लोन दे रहे हैं, और वही लोन का अगर दुरुपयोग करता है तो कसूर किसका है? कसूर उसका है। अब सरकारें, प्रांतीय सरकारें, केंद्रीय सरकारें अब इस पर ध्यान देने लगी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो युग है, आने वाला जो समय है, भविष्य है, वो मेरे देश का सुरक्षित होगा। मेरे किसानों का, मजदूरों का, ये जितने भी हैं, दिहाड़ीदार हैं, ये सब का सब जीवन सुधरेगा। मैं कहता हूँ कि ईश्वर करे उनको सरकार, केंद्रीय सरकारें, प्रांतीय सरकारें और उनका जीवन स्तर को सही बनाने के लिए काम करें। और जहाँ पे फिर एक बार कहते कि अगर सब पेट खाकर, पेट भर कर के सोते हैं, सबके बच्चे सही एजुकेशन पाते हैं, सभी इंसानों ने भोजन मिलता है और कपड़ा मिलता है, तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। 2 शब्दों में श्रमिका के लिए, श्रमिका की कविता में से आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस भी वो सफ़ीर में है, जो भी उनका फील्ड है, वो ईमानदारी से काम करे, जी जान से काम करे, एक विश्वास के साथ काम करे जी। अगर खेत मजदूर काम करता है तो ईमानदारी से करे। जो ईमानदारी से करेगा तो उसको जो जो जमींदार है, उसे जो उसकी दिहाड़ी बनती है, उसे जितनी की है हो सकता है उससे ज़्यादा दे। इसमें मेहनत से काम किया है। ईमानदारी सबसे बड़ी बात है जी। आदमी को एक श्रमदेव होना चाहिए तो विश्वास जागता है। अगर आदमी जितने पैसे दे रहे हैं उतना काम तो करके आए जी। अगर उतना काम वो नहीं करता है, बीड़ियाँ फूंकता है, तो दूसरे दिन कौन उसको अपने खेत में बुलाएगा? या ठेकेदार कैसे उसको अपनी सड़क के ऊपर बुला देगा काम पे? या राजमिस्त्री हैं, तो ये सब हम देखते हैं कि ईमानदारी से करें, हिम्मत से करें, विश्वास से करें और उसके ऊपर भरोसा करें। तो और चलते चलते एक बात करूँगा मैं कि जो भी एक अच्छी छवि वाले नेता हैं, चाहे वो पंच हों या सरपंच हों, चाहे वो प्रांतीय सरकारों के, चाहे वो केंद्रीय सरकारों हों, वो उसे वोट दें जो गरीबों के हक की बात करने वाला है, जिसकी छवि साफ सुथरी है, अपराध की छवि ना हो। जी बिल्कुल, यही मैं आपके मुख से सुनना चाह रही थी जी। इसके अपराध की छवि है, उसी में चुने जी। आपने सच्चाई, सफाई और ईमानदारी के बारे में बात कहा, आज बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मित्रों, श्रमिका के बारे में हमने एक बात ये जानी, ईमानदारी, सच्चाई, सफाई हमें एक सफलता की ओर लेकर जाती है। आज की ये कड़ी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में नई कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।